डॉक्टर भागवत कराड़। माननीय उपमहापौर महोदया, उप सभापति महोदया, मैं आपका और हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे हेल्थ इस सब्जेक्ट के बोलने के लिए वक्त दिया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, सर्वे संतु निरामय। इसका मतलब ऐसा होता है कि वी विल बी ऑल फ्री फ्रॉम द डिसीजेस। और इंग्लिश में एक कहावत है, जैसे मे ऑल द फ्री फ्रॉम द डिसीजेस, दैट इज इफ यू आर एबिलिटी टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, लव योर हेल्थ, लव योर कैरेक्टर एंड लव योर नेशन। मैं इस बजट के ऊपर बात करते समय बताना चाहता हूं कि अभी तक 1947 से अभी तक 43 हेल्थ मिनिस्टर्स हो चुके हैं और इस हेल्थ मिनिस्टर के हेल्थ मिनिस्टर ने अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेल्थ सुविधा दिया है, माननीय हेल्थ मिनिस्टर के गाइडेंस में जो कुछ काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छी लंबी छलांग लगाया है। अगर हम एवरेज एज ऑफ इंडियंस का अगर देखें तो 1951 में एवरेज एज ऑफ इंडियन वाज 37.2 ईयर्स। 2006-14 में इंडियन का एज बढ़कर 67 ईयर्स हुआ था और 2014-24 तक अभी का इंडियन का एवरेज एज 70.7 ईयर्स हो चुका है। अगर हम ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो 71 ईयर्स हुआ है। हम अबाउट ग्लोबल एक्सपेक्टेंसी के पास जा चुके हैं। अगर हमारे पेरीफेरी के देश देखें तो पाकिस्तान की एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ इज 66.43 ईयर्स, नेपाल की कम है, श्रीलंका की कम है। दूसरा इंडिकेशन जो महत्वपूर्ण रहता है हेल्थ में तो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट रहता है, यानी आफ्टर डिलीवरी मदर का कुछ जो डेथ होता है उसके ऊपर काउंट किया जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से ये मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट 1997 में 398 था, 398। अगर हम ग्लोबल मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो 223 पर लाख लाइव बर्थ है। लेकिन मैं आपको सदन में बताना चाहता हूं कि इंडिया का मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ है, यानी 83% रिडक्शन ये कुछ सालों में हो चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर हेल्थ इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मैं ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में न करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो जा रहा है। 2014 में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज 28 पर 1000 लाइव बर्थ, 2022 में 27.5 लाइव बर्थ और 2024-25 में 25%। एवरी ईयर इट इज डिक्रीजिंग। अगर हम बात करें तो जैसा हमारे तिरुचि शिवाजी ने बताया कि डॉक्टर का रेशो क्या है। डॉक्टर का रेशो अगर हम देखें तो हमारे ओवरऑल कंट्री में अगर हम डॉक्टर का रेशो देखें तो इट इज 1.2 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन एंड विकसित देशों में ये रेशो 2.5 to 4.5 है। हम जरूर इसमें कम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल एजुकेशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जैसे मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग हो, नर्सिंग कॉलेज का स्टार्टिंग हो और पैरामेडिकल कॉलेजेस का भी स्टार्टिंग हो, बहुत सारा हो चुका है। कोई एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज अगर हम देखें 2014 में 383 थे, 2025 में 780 हो गए। एमबीबीएस सीट 2014 में 54,348 थे, अभी 2025 में 1,18,190 हुए। पीजी सीट भी अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स तो 2014 में 31,185 थे और अभी 2025 में 72,727 हो चुके हैं। 133% राइज ये पीजी सीट्स में भी हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं, अगर इस बजट में, इस साल के बजट में, हेल्थ बजट में जो टोटल इंक्रीमेंट ये जो हुआ है, इंक्रीज जो हुआ है, वो भी मैं अगर द शेयर ऑफ द हेल्थ बजट इंक्रीज मार्जिनली
from 1.9% to 1.97%. This was the budget. Total budget was 50.65 lakh, out of which the health budget is 99,858 crores, and this budget in 2015 में 34,286 करोड़ था, इसमें भी 191% राइज हो चुका है। इस बजट में हेल्थ के लिए बहुत सारे सुविधा दिया है। जैसा मैं बताना चाहता हूं, गिग वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत की योजना है। जीवन रक्षक दवा जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बॉर्डर कस्टम्स ड्यूटी कम किया है। उसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर के लिए 4,200 करोड़ का राशि रखा है। वैसा ही जैसा पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम के माध्यम से 2,445 करोड़ रखा है, जिसके माध्यम से हम फार्मा मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आयुष वीजा यानी कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए अगर वीजा करना है तो उसके में भी सुविधा इसका संविधान रखा है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज और बेड्स का अगर हम बात करें तो टोटल भारत देश में अराउंड 70,000 हॉस्पिटल्स है। इसमें प्राइवेट अगर हॉस्पिटल देखें तो 44,000 प्राइवेट हॉस्पिटल है और 44,000 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल 26,000 है। अगर WHO के हिसाब से बेड रेशो अगर हम देखें तो 1.3 पर 1000 पॉपुलेशन अभी हमारा भारत का रेशो है, और WHO का रिकमेंडेशन है 3 होना है। डिफिसिट 1.7 पर 1000 पॉपुलेशन है। ये हम बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हेल्थ सर्विस अगर बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल एलिमेंट टू एनहांस हेल्थी केयर डिलीवरी का भी सिस्टम किया है। जैसा है इंडिया एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए टेलीमेडिसिन हो, टेली कंसल्टिंग हो, टेली डायग्नोसिस हो और मेडिकल मोबाइल हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ सुविधा भी दे चुके हैं। इन शॉर्ट जो अगर मैं बताना चाहता हूं, प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी हेल्थ केयर हो, टर्शरी हेल्थ केयर हो, अलग अलग सेक्टर में काम हो रहा है। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सब सेंटर्स हो प्राइमरी जिसमें 5,000 सेंटर्स है, 3,000 लोगों के लिए एक सेंटर रहता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 30,000 है, जिसमें 20,000 लोगों के लिए एक सेंटर रहता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अगर हम देखें दैट कवर्स अराउंड 1,20,000 लोगों के लिए रहता है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तालुका हॉस्पिटल्स, इसमें भी राइज हो रहा है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो, इनमें बढ़ावा दिख रहा है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, रिमोट प्लेसेस पे डॉक्टर का अवेलेबिलिटी होना, इसीलिए स्टेट के माध्यम से डॉक्टर्स को भी नेगोशिएशन करके ज्यादा पेमेंट यानी यू कोट वी पे इस स्कीम के माध्यम से सैलरी दिया जाता है। और अगर डॉक्टर ने प्राइवेट यानी रिमोट एरिया में अगर काम किया तो उनको पीजी को एडमिशन भी दिया जाता है। ऐसे अलग अलग स्कीम्स डॉक्टर्स को दिया जाता है, जिसके माध्यम से काम हो रहा है। सब सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कॉमन हेल्थ सेंटर हो, डिविजनल हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, यहाँ अलग अलग 14 से लेके 318 तक अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं और पेशेंट की केयर जाती है। अगर हम बीमारी की बात करें तो कैंसर वन ऑफ द लार्जेस्ट किलिंग डिसीज है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, इस बीमारी को कम करने के लिए स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर, जैसा ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनका स्क्रीनिंग के अलग अलग कैंप के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन से माध्यम से काम हो रहा है। और जैसे ही सवेरे माननीय आरोग्य मंत्री जी ने बताया कि कैंसर का स्क्रीनिंग करने के बाद 1 लाख कुछ ऑड अमाउंट लोगों का डायग्नोसिस हो गया और उनको ट्रीटमेंट भी हो रही है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से लोगों को फायदा मिल रहा है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में पीएम आयुष्मान भारत स्कीम हो, पीएम जन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। पीएम आयुष्मान भारत
ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम जो 25 सितंबर 2018 को शुरुआत हो गई, उसी दिन दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती, उसी दिन एक स्कीम चालू किया और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा हो रही थी। उसी में इस स्कीम के बारे में चर्चा हो गई और सभी देश के 80 देश के लोगों ने उसका अच्छा बताया। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। टोटल अगर हम देखें तो 55 करोड़ को लोगों को इसका फायदा मिलता है। उतना ही नहीं तो ये स्कीम ट्रांसफरेबल है। समझो एक पेशेंट अगर कोई एक आधे स्टेट में रहता है, दूसरे स्टेट में गया तो ये स्कीम के माध्यम से उसका फायदा ले सकते हैं। ये स्कीम के लिए 24-25 के बजट में 6,606 करोड़ रखे थे और इस बजट में 25-26 के बजट में 9,406 करोड़ रखे हैं। इसमें अभी तक 29,000 हॉस्पिटल्स का एनरोलमेंट हो चुका है। इस स्कीम इज अनफॉर्चुनेटली इस स्कीम जो है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा और दिल्ली इस सरकार ने नहीं चालू की थी। अभी उड़ीसा और दिल्ली में हमारी सरकार है तो मुझे लगता है ये स्कीम जल्दी ही चालू हो जाएंगी और गरीब लोगों को फायदा हो सकता है। इसके साथ बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं है। इसी के साथ हेल्थ सेक्टर में वैक्सीनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैक्सीनेशन में मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वैक्सीन ऑन दिस अर्थ वाज innovated by the Edward Jenner and first vaccine in India was given in 1802 by 3 years old girl who was suffering from smallpox. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आते ही तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा साहब ने इंद्रधनुष एक स्कीम चालू किया था। इंद्रधनुष के स्कीम के माध्यम से 7 अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की और ये वैक्सीनेशन के माध्यम से 2.53 करोड़ चिल्ड्रन और 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दिया और अलग अलग डिसीज के माध्यम से उनको प्रोटेक्शन मिला है। मैं और एक सदन को बताना चाहता हूं, इस गवर्नमेंट के माध्यम से जन औषधि परियोजना की शुरुआत किया है। जन औषधि परियोजना के माध्यम से 25,000 करोड़ जन औषधि केंद्र शुरुआत किया है, जिसके माध्यम से जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन लोगों को, गरीब लोगों को मिलता है। इस मेडिसिन की कीमत 50% से 80% से कम रहती है और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2047 मेडिसिन आर अवेलेबल इन जन आरोग्य केंद्र और 300 सर्जिकल आइटम्स आर अवेलेबल ऑन दिस मेडिकल सेंटर्स। इतना ही नहीं तो अभी तक हम अगर 6 साल की बात करें तो 30,000 करोड़ का फायदा गरीब लोगों का इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से हो गया है। कोविड-19 वाज अ वेरी बैड सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री और उसी वक्त मैं बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से 2 वैक्सीन इनोवेट किए। इनोवेट करने के बाद 220 डोसेस इंडियन को मिले और दिस वाज द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन गिवन बाय मोदी जी गवर्नमेंट टू एवरीबडी। अब उतना ही नहीं तो कुछ 70 to 80 कंट्रीज को हम वैक्सीन भी सप्लाई कर सके। ऐसा हर क्षेत्र में काम हो रहा है। वायरल इंस्टीट्यूशन भारत देश में अभी तक 4 वायरल इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं। इन शॉर्ट मैं इतना ही बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तो आयुष्मान बढ़ चुका है, वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, पेंडेमिक पे काम हो रहा है, प्रिवेंटिव डिसीजेस में काम हो रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स सबकी बढ़ रहा है, तो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है। अंत में मैं मेरा वक्तव्य एक हिंदी कविता से समाप्त करता हूं। इस कविता के माध्यम से मैं कवि ने स्वास्थ्य के दुनिया में को सबसे बड़ा धन बताया है। यह कविता सरल और स्पष्ट शब्दों में समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, इससे बढ़कर कुछ नहीं। रोग मुक्त रहना सच्चा सुख, यह सच है, इसमें शक नहीं। धन दौलत का मतलब जब शरीर को रोग से भरा, सुख शांति के खोज में हम, स्वास्थ्य ही है सच्चा धारा। तो इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणु को विराम देता हूं और
हमारे आरोग्य मंत्री का अभिनंदन करते हुए खत्म करता हूं।